नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रमरत होंगे। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है उसके गद्यांश पद्यांश पर चर्चा किया और चर्चा करते हुए मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया? मैंने आपको यह दिखाया कि जितना भी व्याकरण पोर्शन होता है वो आपके गद्यांश और पद्यांश में ही समाहित होता है। यानी कि मैंने जितना गद्यांश और पद्यांश पढ़ाया था सब उसी 15 नंबर में ही समाहित था और वो आपका होता है गद्यांश और पद्यांश। मैंने उसमें यह भी दिखाया कि कभी कभी गद्यांश थोड़ा टफ भी हो जाता है, कभी आसान रहता है, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस तरह से आप ढूंढकर उसे निकाल सकते हैं और किस तरह से अपना समय बचा सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने चर्चा किया था। लेकिन अब जिस बात पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्त, तो उसमें प्रीवियस ईयर का ही है, प्रीवियस ईयर के सेट ही मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो उसमें गद्यांश पद्यांश समाप्त हो चुका है, अब शिक्षण की बारी है। तो आइए देखते हैं शिक्षण में किस तरह से कौन सी विधियां कब लगती हैं, कब प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये सारा जो मैटर है वो आपको जानना आवश्यक है। जब तक ये सारी चीजें आप जानेंगे नहीं तब तक हमें उम्मीद है कि आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जब तक सारी चीजें आप जानेंगे नहीं, क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आपको जानना जरूरी है भाई। और वह बताने के लिए ही मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं कि जो बच्चे, जो छात्र, जो दोस्त, जो भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं उनसे कोई नियम या कोई तरीका जो है हल करने का अछूता ना रहे। ऐसा ना हो कि हमने यह नहीं पढ़ा था। तो सारी चीजें मैं आपके सामने रख दूंगा, बस आपकी मेहनत ये होनी चाहिए उसमें कि आप उसको रिवाइज करते रहिए और देखकर बढ़िया से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, समझ बना लीजिए, बाकी और कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो चलिए आइए चलते हैं आज की जो टॉपिक है दोस्त। तो आज की टॉपिक क्या है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि आज जो होना चाहिए गद्यांश पद्यांश के बाद भाई शिक्षण ही तो होना चाहिए उसमें। तो आइए देखते हैं शिक्षण को। 15 नंबर कल हमने चर्चा किया आपसे, बड़ा ही मजा आया चर्चा करने में, क्योंकि उसमें गधे और कुत्ते थे, उस पर कहानी थी, तो उसे हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 के बाद ये 16वें से आपका 15 नंबर मैंने बताया था आपको कि 15 नंबर आपका होता है व्याकरण से संबंधित, जो आपके गद्यांश पद्यांश में छिपा होता है। बाकी 15 नंबर आपका होता है जो शिक्षण में होता है। अब शिक्षण में सारे नियम भी आपके पास होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और चलिए, हाँ, तो कोई दिक्कत ना हो इसीलिए तो मैं आपके सामने आता हूं। और ये देखिए सामने आपके पेपर है, हल कीजिए, बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा एक प्रश्न पर। अगर आप सही उत्तर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी व्याख्या सुनिए और लिखते रहिए, समझ में आ जाएगा। 1 से 2, 3, 4, 5 जैसे प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे उसमें आपको समझ में आता जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आज का पहला है और सेट का 16वां है, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथा संख्यम एतत् सूचयति। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के समय उपयोग में रूढ़ शब्द यथासंख्यक होते हैं। तो कैसे होते हैं, यह सूचित करते हैं। तो किसको सूचित करते हैं मेरे दोस्त? मैंने आपको बताया था ना कि 15 नंबर आपका व्याकरण से प्लस 15 नंबर आपका शिक्षण से। तो 15 नंबर व्याकरण मैंने समाप्त कर दिया है आपका, ये आपको मिल जाने चाहिए। फिर उसके बाद 15 नंबर ये आपका शिक्षण है। चलिए इस पर चर्चा हो रही है। तो इसमें जो अभी अभी मैंने पढ़ा, इसमें मैंने बताया आपको, क्या दिखाया आपको, संप्रेषणात्मक
भाषा शिक्षण, इसमें भाषा शिक्षण का बहुत बड़ा योगदान है। भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा उपयोगी जो कोई चीज होती है, कोई टॉपिक होती है, तो वो भाषा होती है। कैसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं, कैसे आप बच्चे को रचनात्मक बना सकते हैं, कैसे आप बच्चे को रुचि के साथ सिखा सकते हैं, कक्षा में कैसे उसको आप सक्रिय बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें इस पर मैटर करता है। तो आइए देखा जाए तो इसमें उपयोग रूढ़ शब्द, उपयोग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं इसमें, तो इसमें जानते हैं कि आप जब रचनात्मक की बात करेंगे, सृजनात्मक की बात करेंगे, तो आपके शब्द जो होंगे वो बदलते रहेंगे, नियम आपके बदलते रहेंगे। लेकिन जब आप व्याकरण की बात करेंगे, जब आप व्याकरण और ध्वनि ज्ञान की बात करेंगे, तब आपके जो शब्द हैं वो रूढ़ हो जाते हैं, ये नियम ही रूढ़ हो जाते हैं, क्योंकि वही नियम तो आपको दिखाना, वही नियम पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए ये रूढ़ ही हो जाते हैं, बदलते नहीं हैं। ये अपना नियम, अपनी जो परंपरा है वो बनाए रखते हैं। कौन? ध्वनि ज्ञान और व्याकरण। इसके बाद जब आप अलग ज्ञान देंगे बच्चों को, तो वहां पे आप नियम बदल सकते हैं, लेकिन इनके नियम को आप बदल नहीं सकते हैं। तो उपयोग में रूढ़ शब्द यथासंख्यक एतत् सूचयति, मतलब यह सूचित करता है, किसको सूचित करता है दोस्त? तो कोश। अब यहाँ शब्द कोश की बात है, उपयोग अर्थ ना, शब्दों के उपयोग से, तो इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। इससे भी उचित ढूंढना है। अर्थ रूपम, अर्थ रूप में नहीं होना चाहिए भाई, अभी बच्चा प्राथमिक स्तर पे है। ध्वनि ध्वनि स्वम व्याकरणम च, ध्वनि स्वम व्याकरणम च, व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम च। अब इन दोनों में से आपको एक सही उत्तर ढूंढना है। और हाँ, ये देखिए, जो आपका सीटेट होता है ना, ये इतना बारीकी से विकल्प सेट करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोनों में लग रहे हैं, क्या है बताइए जरा, तो जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर होना चाहिए इसमें, कौन सा उत्तर होना चाहिए बताइए। अभी अभी मैंने चर्चा करते हुए बता दिया कि किसमें ये जो ध्वनि और ध्वनि विज्ञान, ध्वनि का ज्ञान, ध्वनि का ज्ञान प्लस व्याकरण की बात, जब यहाँ की बात होती है तब जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होता है उसमें उपयोग में क्या होता है, रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब कि वो नियम और परंपरा पर चलने वाले शब्द होते हैं, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। कब? जब आप व्याकरण का ज्ञान लेंगे और साथ ही साथ ध्वनियों का उसमें क्या करेंगे, ध्वनि ज्ञान पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको नियम के साथ, परंपरा के साथ चलना पड़ेगा। पहले आप वाक्य नहीं बताएंगे, पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, पहले आपको यही चीजें बतानी पड़ेंगी। जरा 1 मिनट माफी चाहेंगे आपसे। चलिए, तो बाधा के लिए हमें खेद है। हाँ, इम्पोर्टेंट कॉल थी इसलिए रिसीव करना पड़ा, और लग रहा है आपके नीलकमल सर की तबीयत थोड़ा सा नासाज है। देखिए अगर हिम्मत करेंगे तो आ सकते हैं, दवा लिए हैं, अगर आराम हो गया तो आएंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत ही परिश्रमी सर हैं आपके नीलकमल सर, जो आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो हाँ, इस पे कौन सा हो जाएगा आपका, ध्वनि के साथ शब्दों का ज्ञान जो व्याकरण में होता है, व्याकरण और शब्दों का ध्वनि ज्ञान करना, ठीक है। व्याकरण के साथ ध्वनि, अब देखिए ध्वनि का ज्ञान, उसके बाद व्याकरण। अब इसमें क्या है, व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम च, ध्वनि विज्ञानम च, तो इनको नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ध्वनि स्वयं व्याकरणम च, पहले आप ध्वनियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ध्वनि ज्ञान करेंगे, उसके बाद व्याकरण में एंट्री करेंगे। चलिए आइए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो पहला प्रश्न रहा।
पहले प्रश्न में आपका सी ऑप्शन ज्यादा सही हो जाएगा। क्या पूछा है? सूचित करने के लिए पूछा है, तो वही बात है। चलिए अब आइए, भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नामा, मतलब भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम क्या है? भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम क्या है मेरे भाई? तो इसमें आप देखेंगे तो क्या नाम है ये आपको देखना। नियंत्रण कब आप में आ जाता है, मतलब कि ये होता है कि जब आप भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं उसमें बच्चे को ज्ञान देते देते आप अदर कहीं नहीं जा सकते, उनके नियमों पर ही। अभी पहले ही प्रश्न से आधारित यह भी प्रश्न है, दोनों प्रश्नों का एक ही मतलब आएगा इसमें। उसमें उसने बोला कि रूढ़ शब्द, उपयोग में रूढ़ शब्द, मतलब कि बाहर नहीं जाना। इसमें भी इसने बोल दिया कि नियंत्रण में रहना है आपको, परंपरागत में चलना है। परंपरागत में चलना है मतलब व्याकरण से संबंधित आ जाएगा। जहां पे आपको ये कहे कि आपको नियम या परंपरागत होना है, वहां पर आपको व्याकरण ज्ञान से संबंधित बात कहेगा। पहले में मैंने समझाया, दूसरे में भी वही नियम लागू हो रहा है। तो देखिए, तो भाषा शिक्षण के समय नियंत्रण नामा क्या होगा? तो लक्ष्य भाषा या निर्गलोपयोगी परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, उपाध्याय नियंत्रण नहीं, उपाध्याय नियंत्रण नहीं, शिक्षकों द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। यथार्थाम निर्धारितुम, यथार्थता को निर्धारित करके व्याकरण का उपयोग करना। यथार्थता को निर्धारित करके, यथार्थ जो होता है उसका निर्धारण करके आपको क्या करना है? व्याकरण का प्रयोग करना है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। और मैंने आपको बताया जहां पर नियंत्रण, पढ़ाते समय नियंत्रण की बात आए या फिर रूढ़िवादी की बात आए, रूढ़िवादी होना है आपको, या फिर क्या कहें नियम पर चलने की बात करें, या फिर आपको नियम से या परंपरागत ज्ञान की बात करें, परंपरागत ज्ञान की बात करें, ये सभी ज्ञान व्याकरण से संबंधित होते हैं। ये सभी चीजें किससे संबंधित होती हैं? जब आप व्याकरण का ज्ञान देते हैं, व्याकरण ज्ञान देते हैं तब संबंध, ये सब क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया। इसमें देखिए क्या है, व्याकरण से उपयोगी, ठीक है। यथार्थता निर्धारित, मतलब जितना निर्धारित किया गया है आपका, उसमें व्याकरण के उपयोग के समय क्या होगा आपका? तो भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम, तो यही होगा इसका नाम। ठीक, चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। देखिए अभी पहला दूसरा ही सेट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा व्याख्या भी नहीं कर रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। इसके बाद जब धीरे धीरे आपको शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान हो जाएगा इनके, तो धीरे धीरे आप खुद ही कहेंगे हाँ इसका तो ये हो रहा है ना, तो इसको और व्याख्यायित कीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा हूँ आप। ठीक, आइए तो चलिए क्या है, तो इसमें देखेंगे आप, छात्रकृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापके न एव शोधनीय यथा, छात्रों द्वारा किए गए सभी भाषा दोषों को अध्यापक द्वारा कैसे शोध किया जा सकता है? शोध करने का मतलब उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है, उसे सुधारा कैसे जा सकता है। तो ये कहा गया है इसमें, छात्रों द्वारा किया गया सभी भाषा दोष जो होते हैं वो अध्यापक द्वारा कैसे शोध किया जा सकता है, उनका शोध कैसे किया जा सकता है। तो क्या है, तद अत्यंतुम दुष्कर, बच्चे को मारने की बात कभी नहीं करेगा। जहां पे आप बच्चे को दंड की बात करें, तुरंत आप इसमें क्या करेंगे? इसे काट देंगे। दुष्कर्म, दुष्कर्म की बात जहां हो जाए हट जाएगा, नकारात्मक पॉइंट होता है ये। सीटेट का सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप नकारात्मक तुरंत हटा दीजिए। पहला देखिए हटा दिया, प्रायो दोषा भावावबोधम सूचयन्ते, दोष शोधनम भाषा बोधनस्य भागो न। भाई ना की बात जहां आ जाए, अभी भी बोला कि ना की बात जहां आ जाए वो भी नहीं होता, केवल की बात जहां आएगा वो भी नहीं होगा। तो आप लोगों के पास जो शब्द हैं वो तो पहुंच ही चुके हैं। नकारात्मक शब्द कौन से होते हैं सीटेट में, सकारात्मक शब्द कौन से होते हैं, मैं फिर से आपको एक बार दे दूंगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं मुझे।
मैं आपको शब्द दे दूंगा कि कौन से सकारात्मक विकल्प बनाएंगे, कौन से नकारात्मक विकल्प बनाएंगे। चलिए, तो छात्रा शिक्षकान परीक्षितुम उद्देश्य दोषान कुर्वन्ति, ठीक, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बचा क्या आपके, प्रायो दोषा भाव अवबोधनम सूचयन्ति। जो दोष होता है ना, यानी कि बच्चा सीखने का कार्य कर रहा है, उसकी सूचना देता है ये। जब बच्चे को भाषा शिक्षण के समय या शिक्षण के समय कुछ गलतियां उसमें आ रही हैं, इसका मतलब बच्चा सीखने का कार्य कर रहा है। और जहां पे बच्चा सीखने का कार्य कर रहा है, बच्चा क्रियाशील है, और बच्चा क्रियाशील है तो इसका मतलब है कि वही सबसे सार्थक आपका विकल्प हो जाएगा। बच्चा जहां पे सार्थक दिखे, जो विकल्प आपको बच्चे को सार्थक दिखाए, बच्चे को सक्रिय दिखाए, वही आपका सबसे उत्तम विकल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रायो दोषा भाषा अवबोधनम सूचयन्ति, मतलब कि जो भाषागत दोष हैं वह आ रहे हैं, तो वो सूचना दे रहे हैं कि बच्चा भाषा को सीखने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसमें गलती हो रही है, उसकी सूचना देता है। ठीक, ये हो गया। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर अगला। चलिए जरा बताइए तो इसमें क्या होगा। शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधानस्य आनेन परिष्करणेन कार्यान्वयीकृत। मतलब शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में कब परिष्कृत किया गया था। मौलिक अधिकार में कब परिष्कृत किया गया था। ठीक है, शिक्षा को संविधान के मौलिक अधिकार में कब परिष्कृत किया गया था। तो सत्र मैं बता दे रहा हूं, सत्र इसमें नहीं दिया है, तो सत्र 2007 था मेरे भाई। और संविधान संशोधन कौन सा था, वो आपसे पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो 2007 में जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो क्या है, 83वां संविधान संशोधन। तो 83वां क्या 83वां है। षड आशीतेन, षड का मतलब होता है 6, आशीत का मतलब 80, 86वां। 93, 93, 90, हाँ 93 की बात, 3 और 9 93, षड्वितति, षड्नवति, हाँ 96। ये देखिए, तो यहाँ पे संविधान के 86वें में परिष्कृत किया गया है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन में तो किया गया है। अच्छा, मैंने आपसे पूछ रहा था, मैं खुद बोल गया। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 86वें संविधान के 86वें संविधान संशोधन में इसे क्या किया गया था, 2007 में इसे बनाया गया था मौलिक अधिकार में परिष्कृत, बनाया नहीं गया था, परिष्कृत किया गया था। परिष्कृत करने की बात कर रहा है, मतलब कि उसमें कब जोड़ा गया था, उसमें कब रखा गया था। तो किसमें रखा गया था दोस्त, तो 2007 में 86वें संविधान संशोधन में, 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च प्राथमिक स्तर। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तम उपाय है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल की परीक्षा के लिए कौन सा सबसे उपयोगी है। सबसे उपयोगी पूछता है इसमें, तो सबसे उपयोगी क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसमें सबसे उपयोगी आपका निगदित पाठ्य पुस्तकों को नो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, कठिन पाठ अनुच्छेदा नाम उपयोग है, कठिन पाठ का उपयोग करके, ये भी नहीं होगा।
कठिन पाठ का उपयोग आप कब करेंगे वो भी अभी बताया जाएगा। अभी जहाँ तक आप नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए, तो उचित कठिन्य अस्त्राणाम, मतलब इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपने पूर्व में आदृष्ट पूर्वाणाम अनुच्छेदा नाम उपयोगी, मतलब कि आप उस कठिन स्तर का, उच्च कठिन स्तर का प्रयोग करेंगे जो आपने पूर्व में उनको पढ़ाया था। इससे आप उनका क्या करते हैं, उनके पठन कौशल का परीक्षा ले सकते हैं। तो आप बताइए, जिसमें आप बच्चे को पढ़ाए ही नहीं है ऐसे कठिन शब्द ले लेंगे तो बच्चा तो उसमें फेल ही हो जाना है भाई। अब बच्चा देखिए, बच्चा है अभी भाई, वयस्क थोड़ी है। और यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसी पर चर्चा करता हूँ। उचित कठिन स्तराणाम, उचित कठिन स्तर का प्रयोग करके जो आपने पूर्व में अनुच्छेद पढ़ाया हुआ है उनका प्रयोग करके आप बच्चे के पठन कौशल की परीक्षा ले सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। जो आपने पूर्व में पढ़ाया हो बच्चों को, उससे आप बच्चे का आकलन कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं बच्चे की। उसमें से जो कठिन वर्ण है, कठिन शब्द है, उनके स्तर को लेकर आप उनका क्या कर सकते हैं, उनकी परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न आपका राइट हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा था, पठन कौशल की परीक्षा लेंगे, कैसे लेंगे, तो उचित कठिन्य स्तराणाम, उचित कठिन स्तर का प्रयोग करके, आदृष्ट मतलब जो पूर्व में आपने पढ़ाया हुआ है अनुच्छेद, उनका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, उनकी परीक्षा ले सकते हैं। चलिए आगे चलें। ये देखिए, छात्राणाम स्वायत्ताम प्रोन्नति कर्तुम परिणामकारीषु मार्गेषु एकः। अब देखिए, छात्रों के स्वयं प्रोन्नति का परिणाम का कार्य क्या है, स्वयं से प्रोन्नति कर रहे हैं, प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, उन्नति की बात कर रहे हैं, तो उसके परिणाम के मार्ग में एक मार्ग होता है। मार्ग कौन सा होता है, उनका एक मार्ग होता है, कौन सा मार्ग होता है वो आपको बताना है। परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहन। चलिए, ये भी हो गया। कठोरानुशासन विधि, पहले मैंने बताया कि कठोर अनुशासन विधियां होती, भाई बच्चों को आप कठोरता मत दिखाइए। चलिए हटा दीजिए। पुनः पुण्येन छात्राणाम परीक्षण, बार बार बच्चों की क्या करना, बार बार बच्चों की परीक्षा लेना। निगतुम पाठ, ये भाई निगतुम बार बार आ रहा है, इसको हटा। अब दो बचे हैं, दो में से आप बताइए जल्दी से, बार बार उनकी परीक्षा लेकर या फिर परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, जो आपने पढ़ाया उसमें आप उसकी क्या करेंगे, जो आपने पूर्व में पढ़ाया उस पर प्रश्न करके बच्चों का प्रोत्साहन करेंगे। तो दोनों में से आपको क्या करना है, दोनों में से आपको ए या डी, मैंने 50-50 कर दिया है, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 21 दिख रहा है, मतलब कि 16 के बाद 5 21 5वां प्रश्न। चलिए जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी जल्दी भाई। तो सबसे अच्छी बात, बार बार प्रश्न आप करेंगे तो ये बात तो परीक्षा की बात नहीं है। चलिए इसे हटा दिया जाए। बचा आपका परिप्रश्नम, मतलब जो आपने पढ़ाया है उस पर प्रश्न करके छात्रों में प्रोत्साहन का कार्य। अब जब बच्चे को आप जो चीजें पढ़ाए हैं, जो उनको समझ में है, आप उसमें से जब प्रश्न करते हैं तो बच्चा उत्साहित होकर जवाब देता है और सीखने में सक्रिय होता है, रुचि पूर्वक, आनंद पूर्वक सीखने का कार्य करते हैं। उस समय आप बच्चे को जो पढ़ाए हैं उसमें से जब आप उससे पूछते हैं ना, तो बच्चा तुरंत हाथ उठाते हैं, हाँ सर जी हम, सर जी हम। तो अरे आप अपना बचपन सोच लीजिए ना, बचपन में आप कैसे थे, जब आप टीचर पढ़ाते थे, अध्यापक पढ़ाते थे, जब छोटे छोटे आप लोग थे, तो जब जो चीजें आपको पता है, हाँ सर जी हम जानते हैं, तो हाथ तुरंत उठाते थे ना। तो उसी तरह से अपने आप को समझिए और वहां पे रखिए। बच्चे को जो आप पढ़ाए रहेंगे, जब आप उनसे पूछेंगे, बड़े उत्साहित होकर बच्चे बताते हैं। तो वही बात। या फिर आप उनमें से थे कि टीचर पढ़ा रहे हैं, आप भाग गए, फिर टीचर एक फोर्स भेजते थे, ऐसी फोर्स भेजते थे जो कभी नाकाम नहीं होती, वो कभी समझौता नहीं करती थी वो फोर्स। आप अगर भागे हैं, बाहर गए हैं, क्लास छोड़े हैं, तो टीचर जब उनको कहते जाओ फलनवा को पकड़ के लेके आओ, तो 5 फलनवा जाते थे, ढेकनवा को पकड़ कर लाते थे और उठा के लाते थे, कोई समझौता नहीं था। लाके सर जी के सामने पटक दो, जब वो पीटता था तो बड़ा मजा आता था।
तो ये सबके जीवन में हुआ है। तो ये प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो ये प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, उसी पर आधारित प्रश्न उनसे किए जाने चाहिए ताकि वह प्रोत्साहित होकर उसका उत्तर दे। चलिए, तो रचनात्मक आकलनस्य प्रधान उपाय उद्देश्यम, तो रचनात्मक कौशल का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक कौशल का प्रधान उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपको बताना है। चलिए बताइए जरा जल्दी से, क्या होना चाहिए? उत्तीर्णतायाम अनुत्तीर्णतायाम निर्धारणम, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का उपयोग करना, ये तो एकदम गलत बात है कि पास फेल की बात करना। पास फेल की बात इसमें करना ही नहीं है आपको। पास और फेल की बात नहीं करना है भाई। बच्चे को सिखाने की बात हो रही तो पास फेल कहाँ गया? उपलब्धि नाम हटा दीजिए, उपलब्धियों को भी हटा दीजिए। तो छात्र दोष अन्वेषण और बोध अध्ययनोन्नतिकरणम, बोध अध्ययन उन्नतिकरणम। हाँ, रचनात्मक आकलन का यही होता है कि ज्ञान और अध्ययन में उनके क्या करना? उन्नति करना। उनके ज्ञान में क्या करना दोस्त? उन्नति करना, मतलब उनके ज्ञान का वर्धन करना, उनके ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान वर्धन करना। ठीक है, ज्ञान वर्धन करना। ठीक, छात्र दोष अन्वेषण इसे भी हटा दें। तो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो क्या पूछा गया है इसमें? रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चे का जो बोध है, बोध का मतलब ज्ञान, अध्ययन का जो ज्ञान है दोस्त, उसमें उन्नति करना। उसमें क्या करना? उन्नति करना, मतलब उसको बढ़ाना। ठीक है, जैसे ही बच्चे के ज्ञान के वर्धन की बात होगी, वह प्रश्न भी आपका, वह विकल्प भी आपका राइट हो जाएगा। बच्चे के जहां पर भी आप देखिए कि बच्चे को बढ़ावा दिया जाए, किसी भी चीज में बढ़ावा दिया जाए, वही विकल्प आपका सही होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बच्चे को आप प्रधान मानिए। ना बच्चे को पीट सकते हैं, ना बच्चे को डांट सकते हैं, ना बच्चे को बाहर कर सकते हैं, ना ही बच्चे को आप डरा धमका सकते हैं, ना ही उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी नकारात्मक जो चीजें हैं इनको हटा दीजिए साइड में। बच्चे को सिखाने के लिए जितना उसको सक्रिय कर दीजिए, आनंद पूर्वक सिखाइए, खेल विधि द्वारा सिखाइए उसको। ये जो खेल विधि हो गई, उसके बाद पठन कौशल द्वारा, सामग्रियों द्वारा सिखाइए, सहायक सामग्रियों द्वारा सिखाइए। उसमें कोई दोष है तो उसका निदान और उपचार करके सिखाइए। ये सारी चीजें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इसमें यही कार्य किया जा रहा है भाई कि उसके बोध यानी कि उसके ज्ञान का वर्धन हो, उसका ज्ञान बढ़े, इसीलिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। उत्तम उपयोग है इसका। चलिए आगे चले। मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा। व्याकरण बोधन से उत्तम उपाय, व्याकरण बोध का उत्तम उपाय क्या है मेरे दोस्त? व्याकरण का उत्तम उपयोग क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो व्याकरण ज्ञान का उत्तम उपाय क्या होगा? तो व्याकरण बोध का समविवेकम व्याकरणाभ्यास उपयोगी, हटा दीजिए। समविवेकम नहीं होगा, विवेक पूर्ण की बात नहीं इसमें। अलंकार बोध नहीं भाई, अलंकार पर आप केंद्रित नहीं हो सकते। और सीधे सीधे व्याकरण, अच्छा दो चीजें बनी हैं, दो चीजें हैं। कंठस्थीकरण की बात, आप रटाने की बात नहीं करेंगे, उनको रटाने की बात आप नहीं कर सकते। कंठस्थी का मतलब होता है रटाना, और रटाना तो सीधे सीधे हट गया। बच्चे को आप रटाइए मत, बच्चे को आप क्या करेंगे? समझाइए, लीजिए ये वाला, समझाइए या बच्चे को सिखाइए। आप बच्चे को सिखाइए, रटाइए मत, उनके रचनात्मक कौशल का विकास कीजिए। रटंतु विद्या का ज्ञान मत दीजिए उनको, कंठस्थीकरण मत करवाइए। बचा क्या? व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोगे, मतलब कि बार बार क्रिया करवाकर व्याकरण में क्रिया करवाकर, व्याकरण में कार्य करवाकर, मतलब उनको जो पढ़ाइए उस पर कार्य दीजिए।
बच्चों को जो पढ़ाइए उस पर कार्य दीजिए, तब जाके यह सही उपयोग होगा। यही इसका एकीकृत करिए, उसको क्या कीजिए, बच्चे को एकीकृत कीजिए, किसमें, व्याकरण के कार्यों में, व्याकरण के कार्यों का क्रियान्वयन कीजिए, व्याकरण के कार्यों में बच्चे को क्रियाशील बनाइए, ये सबसे उपयोगी होगा। ठीक, चलिए चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अध्ययने आकलने, भाषा अध्ययन और आकलन विभाग का नाम क्या है? तो ये तो भाई एकदम नाम उसका पूछा हुआ है, तो सावधिक लेखनिक परीक्षा, नहीं ये नहीं है भाई, उसका नाम पूछा है तो नाम में ये नहीं है। प्रतिप्रसन्न क्रियाणाम, ये भी नहीं है। तो बचा क्या, प्रतिसन्ना छात्रम, ये भी नहीं है। क्या है, छात्राया कालिक कार्य संग्रह यह तस्या प्रगति दर्शयते। चलिए, तो छात्रों को समयानुसार कार्य करके उनके ज्ञान का क्या करना, ज्ञान में प्रगति को दर्शाना ही क्या कहलाता है? तो यही अध्ययन और आकलन विभाग का नाम है। तो क्या नाम है उसका भाई? तो उसका नाम है छात्राया कालिक कार्य संग्रह। छात्रों के समय में कार्य संग्रह से उनका क्या करना, उनके ज्ञान की प्रगति को दर्शाना, उनके ज्ञान के प्रगति, किसके ज्ञान के, छात्रों के ज्ञान के प्रगति को दर्शाना। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने नंबर 25 पर। इतिवृत्त अभिलेखनस्य उपयोगे, इतिवृत्त अभिलेखनस्य उपयोगे। तो ये तो आपको बहुत कम ही समझ में आ रहा होगा कि वृत्त में पूछ लिया है, तो इसमें शैक्षणिक क्षेत्राणाम नहीं है, जीवनस्य अभिवृत्ति, हाँ ये देखिए, ये भी नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये मिल गया है, ये मिल गया है तो यही होना चाहिए। जीवनस्य अभिवृत्ता नाम आकलन मौल्यानाम जीवन कौशला नाम। तो जीवन का जो अभिवृत्ति है, जीवन की जो अभिवृत्ति है, उनके मौलिक कर्तव्य, उनका आकलन क्या है, जीवन की अभिवृत्ति के आकलन का मौलिक कर्तव्य, जीवन के कौशलों का की वृद्धि करना, यही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। मौल्यानाम मौलिक अधिकारों पर आधारित होता है। ठीक है, जीवन की अभिवृद्धि का आकलन किस पर आधारित होता है, जीवन के मौलिक अधिकारों पर होता है, मौलिक कर्तव्यों पर होता है। मैंने अच्छा व्याख्या नहीं किया था सही से, तो देख लीजिए। तो जीवनस्य अभिवृत्ता नाम, जीवन की अभिवृत्ति का आकलन किस पर हो सकता है दोस्तों, जीवन के कौशलों का, मौलिक कर्तव्यों का, जीवन के मौलिक कर्तव्यों और कौशलों से किया जा सकता है। चलिए आगे चलें, आकलन किससे किया जा सकता है, जीवन के मौलिक कर्तव्यों और कौशलों से किया जा सकता है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने भाई, इस पर बताइए आप। पाठस्य संवेग सरपरम नामा, पाठ्यस्य संवेग परिसरस्य सरपरम नामा। तो ऐसे ऐसे शब्द तो अब आपके आते ही नहीं हैं, ये तो पहले के पेपर हैं इसलिए आ गए हैं, तो ये आपके लिए। चलिए प्रश्न बताकर हट जा रहे हैं आगे, क्या होना चाहिए इसका, असंबद्ध सूचना त्यजतम। हाँ, असंबंधित मतलब पाठ के संवेग परिसर में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, निर्दिष्ट सूचना होना चाहिए, सही है, ये होना चाहिए। और पाठ्य वस्तु न प्रमुख उद्देश्य दृष्टुम शीघ्रतावलोकन, तो ये भी होना चाहिए भाई, ये भी होना चाहिए। मंद मंद सावधानम च पाठ्यस्य पठनम, सही है भाई, धीरे धीरे उनको सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, असंबद्ध सूचना त्यजतम, त्यज जन्म, मतलब कि जो पाठ्य से असंबंधित ज्ञान है, जो पाठ्य से असंबंधित ज्ञान है या बेकार के विषय हैं, विषय या ज्ञान है, उनको हटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए।
ठीक है, बेकार में बच्चों को फालतू की चीजें क्यों सिखाई जाए, ठीक है, जितनी जरूरत हो वही सिखाई जाए। तो इसमें नकारात्मक चीजें दिया हुआ है, इसमें सब कुछ सकारात्मक दिया था, अब एक नकारात्मक है इसलिए उसको ढूंढना पड़ा। तो देखिए पाठस्य संवेग परिसरपणम नामा, तो इनका नाम देखिए निर्दिष्ट सूचना का अन्वेषण भी होना चाहिए, पाठ्य वस्तु नाम प्रमुख उद्देश्य द्रष्टुम भी अवलोकन भी कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपके मंद मंद सावधान पूर्वक पढ़ने का कार्य सावधानी पूर्वक आराम से धीरे धीरे करना चाहिए बच्चों के साथ। तो बचा क्या, असंबद्ध, मतलब कि जो आपके पाठ्य वस्तु से, जो विषय वस्तु से असंबंधित है, मतलब कि जो उससे संबंध नहीं रखता है, उसको विषय से हटा देना चाहिए, उसको पाठ्य पुस्तक यानी कि विषय से हटा देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, हाँ ये रहा, कक्षायाम शिक्षिका विविधानाम उपायानाम प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयोग करती है। उपयुंजित मतलब उपयोग करती है। एक शिक्षिका है बेचारी, वो क्लास में आती है और विविध प्रक्रिया से बच्चों को सिखाने का कार्य करती है और ढेर सारे उपायों का उपयोग करके वह बच्चों को सिखाती है। यही इस प्रश्न का भाव है। तो इस प्रश्न का भाव आपने जान लिया है विविध प्रश्नों से। आप इनके विकल्पों को देखेंगे तो वैद्यग्धम प्रदर्शितुम, अरे अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना ये थोड़ी होगा, शिक्षक अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है तो उसमें भाई प्रदर्शित करता है लेकिन बच्चों के हित में करेगा ना। परिणाम कार्यतया छात्र नाम आकलितुम, परिणाम कार्य का आकलन करता है न, विविध प्रकार से विचारा करता है तो परिणाम का थोड़ी आकलन करेगा। शीघ्र पदोन्नति की बात, यहाँ शिक्षक की बात कर देंगे, शिक्षक के पदोन्नति की बात कहाँ आ गई भाई, यहाँ पदोन्नति, ये भी तो नकारात्मक शब्द हो गया, ये भी नकारात्मक हो गया, हटा दीजिए। बचा क्या, विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूर्यति। भाई एक शिक्षिका क्लास में आती है, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा, विभिन्न प्रकार के नियमों द्वारा बच्चों को सिखाने का कार्य करती है। तो वह क्या कार्य करती है, तो वह ये कार्य करती है कि विविध छात्राणाम प्रकारण, क्लास में बहुत से प्रकार के छात्र होते हैं, कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई धीमे सीखता है, कोई शिक्षक सहायक सामग्री द्वारा सीखता है, शिक्षण सहायक सामग्रियों द्वारा सीखता है। तो उन सबका ध्यान देते हुए शिक्षा देना, उनकी आवश्यकता को पूरा करना, ये देखिए आवश्यकता पूर्यत, छात्रों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास कर रही है कौन, ये जो आपकी शिक्षिका है। ये जो आपकी शिक्षिका है ये बेचारी क्या कर रही है कि विभिन्न प्रकार से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रही है। देखिए उपाया नाम प्रक्रिया, उपायों का प्रयोग कर करके सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है कि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक हैं जो विभिन्न तरीके से सीखते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की, विभिन्न चीजों की आवश्यकता है, तो उनको क्या कर रही है, उनको पूरा कर रही है एक शिक्षिका। अब इनका भाव मैं सीधे शब्दों में बोल दे रहा हूँ, ये जो शब्द हैं ये तो भाव भाई किताबी भाव है, मैं अपने शब्दों में बोल दे रहा हूँ कि एक शिक्षिका है, कक्षा में जाती है, विभिन्न उपायों, विभिन्न प्रयोगों, विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का कार्य करती है। तो वह क्या करना चाह रही है, वह यह करना चाह रही है कि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं जो विभिन्न तरीके से सीखते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का कार्य एक शिक्षिका कर रही है। तो वही ये प्रश्न है और ये उसका सार है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया से समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत ज्यादा क्लास अगर वाऊ हो रही हो तब भी बता दीजिए, कोई बात नहीं है, हम आपको मनोरंजन के साथ सिखाएंगे। जैसे उसमें गधा और कुकरा करके पढ़ा रहे थे पिछली कक्षा में, उसमें गधा कुकरा करके पढ़ा रहे थे, इसमें मास्टरवा करके पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए तो देखिए ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। उपयुंजत देखिए इसमें भी प्रयोग करने की बात हुई है, एक शब्द मिल गया मुझे उपयुंजत, मतलब वही है चित्रांकने पाई चार्ट, मतलब पाई चार्ट।
पाई चार्ट मतलब पिक चार्ट है ना, पाई चार्ट, हाँ पाई चार्ट। पाई चार्ट मध्ये च प्रदत्तं विषयम् उपयुञ्जत् प्रबन्धं रचयितुं यदा छात्राः निर्दिष्टा तदा प्रधान उद्देश्योऽयं भवति। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है पहले तो वो समझिए आप। चित्रांकन के समय पाई चार्ट करके बच्चों को विभिन्न रूप से प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास जो हो रहा है उसमें क्या प्रधान मतलब क्या कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कौन सा कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देख लीजिए, विविध तंत्र विस्तृताध्ययनम प्रशंसा द्वारा सृजनात्मक सृजनात्मक की बात आई है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे सृजनात्मक की बात होती है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोगी हो जाता है। तो चलिए इसका पहले आप आंसर बताइए। प्रश्न नंबर यहाँ पर 28 दिख रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 28 दिख रहा है, मतलब 18वां होगा। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए तो जल्दी। इसमें आपको मैंने कहा ना कि ये आएगा तो बड़ा दिक्कत करता है, लेकिन सृजनात्मक पोषण की बात कर रहा है तो ये हट जाएगा। प्रशंसा द्वारा आप सृजनात्मक नहीं कर सकते बच्चे की बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर सकते आप, बच्चे की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करके आप नहीं कर सकते। उसे तार से झाड़ पर चढ़ा दीजिए, ऐसी प्रशंसा करके सृजनात्मक का बात मत कीजिए। क्रिया करवा के, क्रियाशील करके उसे सृजनात्मक बनाइए। क्या करके बनाइए? क्रियाशील करके। बच्चे को क्रियाशील बनाकर आप क्या करिए, बच्चे को आप क्या बना सकते हैं, सृजनात्मक बना सकते हैं। तो ये है शब्दावल्या पोषणायाम साहित्य कौशल। भाई प्राथमिक स्तर का बालक है, साहित्य की बात कहाँ कर रहे हैं आप? प्राथमिक कौशल की बात है, प्राथमिक शिक्षण की बात है, प्राथमिक कक्षा की बात है, तो आप प्राथमिक स्तर में साहित्य की बात कहाँ कर रहे हैं। चलो ये भी हट गया। विभिन्न तंत्र विस्तरण, ये देखिए ये भी हट गया। लीजिए सारे विकल्प तो हट गए, बचा क्या? चित्रांकन शब्द रूपेण विषया पर परिवर्तनम। चित्र को दिखाकर बच्चों के शब्दों में परिवर्तन करना, चित्र को दिखाकर बच्चों के शब्दों में परिवर्तन करना, यानी कि सृजनात्मक कौशल का विकास करना। देखिए यहाँ पे जो सृजनात्मक आया है, यहाँ पे सृजनात्मक, ये देखिए सृजनात्मक था ना, सृजनात्मकता की बात आई है। तो ये सृजनात्मकता जो है ये उपयोगी होता है कि बच्चे को आप चित्र दिखाइए, पोर्टफोलियो दिखाइए, ये पाई चार्ट दिखाइए। पाई चार्ट दिखाने के बाद उसमें दिखाइए कि विषय पर आधारित जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन करना, मतलब कि उसको आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में आप उसका प्रयोग करेंगे। अपने शब्दों में प्रयोग करने की बात आएगी तो बच्चा अपनी मातृभाषा में बताएगा और उसके सृजनात्मक कौशल का विकास होगा। बच्चे के सृजनात्मक कौशल का विकास जो भी विकल्प करेगा वो सबसे राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान् न्यूनता च ज्ञातुं परीक्षा करोति तादृशी परीक्षा एव भवति। ऐसी परीक्षा क्या कहलाती है, ऐसी परीक्षा क्या होती है? क्या कि जब अध्यापिका कक्षा में आती है तो उसे कष्ट और न्यूनता का क्या करना है, कष्ट और न्यूनता के ज्ञान की परीक्षा करना है, कष्ट और न्यूनता के ज्ञान की परीक्षा करना है। तो ऐसी जो परीक्षा है वह कैसी परीक्षा कहलाएगी दोस्त? तो वह कहलाएगी आपकी सिद्धि परीक्षा। नहीं, सिद्धि थोड़ी कर रहा है, निपुण्य नहीं है, निपुण्य भी नहीं है, ठीक है। निदानात्मक पता लगाना होता है इसमें क्या होता है, निदानात्मक परीक्षा में क्या होता है, पता लगाना ना। अब यहाँ पे बचा क्या, उपचारात्मक परीक्षा। उपचारात्मक परीक्षा, अगर हम आपको ये सारे नियम और ये सारी चीजें आपको जाननी है तो मैं पीछे क्लासेस में बहुत अच्छे से उपचारात्मक कौशल, निदानात्मक कौशल, भाषा शिक्षण, भाषा कौशल के अंग, अर्थ, उपयोग, गुण, दोष, सारी चीजें आपको पढ़ा के रखा हूँ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे नाम से यानी कि यशवंत गौरव के नाम से, यशवंत सर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें चेक कीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूटी हो, मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। तो इसमें कौन सा हो गया? उपचारात्मक। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, ये छात्रा कक्षायाम अंतः परिवर्त्य कथायां पुनर्लेखता यदा निर्दिश्यन्ते तथा प्रधानोद्देश्य। जल्दी से बताइए, इस पर हम आपको बढ़िया समय दे सकते हैं। चलिए इस पर जरा बताइए तो। और प्रश्न तो बड़ा अच्छा है और इसका उत्तर भी सामने दिख रहा है, बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें जो उत्तर है वो भी बहुत अच्छा है। अभी अभी जो पहले मैं व्याख्या करके आ रहा हूँ आपको, जो व्याख्या में अभी अभी बता के आ रहा हूँ, सृजनात्मकता की बात करके आ रहा हूँ, वही इस पर आधारित। देखिए बताइए, बताइए जल्दी बताइए। अभी अभी मैंने बताया कि छात्रा कक्षायाम अंतः परिवर्तन। अब बताइए, बच्चों को आपने कहानी पढ़ाया, बच्चों को आपने क्या पढ़ाया? कहानी पढ़ाया और उनसे कहा कि आप अपने शब्दों में इसे लिखिए, अपने आप अपने शब्दों में इसे लिखिए। तो बताइए, बच्चा क्या किताबी शब्दों को लिखेगा? नहीं, बच्चा अपने शब्दों में जब इसे लिखेगा तो वह अपने शब्दों में अपने शब्द मातृभाषा का प्रयोग करेगा, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा। और जब वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा तो नए वाक्य और नए शब्द बनाएगा। क्या बनाएगा? नए वाक्य और नए शब्द बनाएगा, नए शब्दों का निर्माण करेगा। अब बताइए, जब नए वाक्य और नए शब्दों का निर्माण करेगा बच्चा, तो उसके रचनात्मक कौशल नहीं, सृजनात्मक कौशल, सृजनात्मक कौशल का विकास होगा। किसका विकास होगा? सृजनात्मक कौशल का विकास होगा। तो अब ये बताइए, आप कहीं मिल रहा है आपको कार्य संग्रह कौशल? हटा दीजिए। टिप्पणी लेखन हटा दीजिए। भावानुवाद, भावानुवाद भाई अनुवाद विधि है, हटा दीजिए। छात्र सृजनात्मक वर्धना, छात्रों के सृजनात्मकता में वृद्धि, छात्रों के सृजनात्मकता में वृद्धि करना है। इसीलिए जो अध्यापक है वह कह रहा है कि मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने जो कहानी आपको पढ़ा दिया है, उसको आप अपने शब्दों में बढ़िया से लिखिए, जितना लिख पा रहे हैं। ऐसा भी मत कहिए कि इतना लिखिए, जितना लिख पा रहे हैं उतना लिखिए। तो इससे जब छात्र क्या करेगा? अपने शब्दों में लिखेगा तो मातृभाषा का प्रयोग करेगा, अपने नए शब्द और नए वाक्यों को जोड़ेगा। नए शब्द और नए वाक्यों को जब वह जोड़ेगा तो उसमें जानते हैं क्या होगा? तो उसमें सृजनात्मक कौशल का विकास होगा, सृजनात्मक वृद्धि होगी, सृजनात्मक बुद्धि की वृद्धि होगी। तो दोस्त, कैसी लगी ये क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो गुड लिखिए, वेरी गुड लिखिए, एक्सीलेंट लिखिए, और अच्छी नहीं लगी हो तो वह भी कमेंट करके बता दीजिए, हम अपने आप में सुधार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक दे दिया कीजिए, ठीक है। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।